हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सवालों का पोस्टमार्टम। और आज हम करने वाले हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय पार्ट सेकंड। हमने इसकी फर्स्ट वीडियो में देखा कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, इसके कारण क्या थे और क्रांति के लिए उठाए कदम कौन कौन से थे। इसके अलावा हमने जाना कि नेपोलियन द्वारा फ्रांस में क्या क्या बदलाव किए गए और नेपोलियन संहिता या सिविल कोड क्या था। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना किस प्रकार फैली और मैटरनी की व्यवस्था क्या थी। इसके अलावा हम अन्य क्वेश्चनों के बारे में भी जानेंगे। तो ये बढ़ते हैं हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप में राष्ट्रवादी भावना फैलाने के लिए सहायक तत्व कौन कौन से थे। हमारे ऑप्शन है कुलीन वर्ग, मध्यम वर्ग, रोमानीवाद या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा उपरोक्त सभी। देखिए दोस्तों, यूरोप में पहले केवल दो वर्ग थे, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग। तो जो उच्च वर्ग था वो हमेशा निम्न वर्ग को प्रताड़ित करते रहता था, उस पर अत्याचार करता था, जिसके कारण निम्न वर्ग है वो पूरी तरीके से उब चुका था कुलीन वर्गों से। और इसलिए उन्होंने क्या किया, जगह जगह पर क्रांति करना स्टार्ट कर दिया कुलीन वर्ग के खिलाफ। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो गया। अब बढ़ते हैं सेकंड ऑप्शन की तरफ। हमारा सेकंड ऑप्शन है मध्यम वर्ग। देखिए दोस्तों, मध्यम वर्ग हमारा किस तरीके से उत्पन्न हुआ। तो यूरोप में पहले दो ही केवल उच्च वर्ग और निम्न वर्ग थे। तो जब औद्योगिक क्रांति का दौर आया तो उसमें सारा काम मशीनों से होने लग गया। जब सारा काम मशीनों से होने लग गया तो उसमें जो निम्न वर्ग कुछ लोग बहुत ही समझदार थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस समय पर कुछ धन इकट्ठा किया और उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया, जिसमें से कुछ बच्चे व्यापारी बने, कुछ बने डॉक्टर, कुछ बने वकील। तो ऐसे ही ये एक तरीके से पढ़ा लिखा जो है समूह एक नया वर्ग बना, जिसे हम मध्यम वर्ग के नाम से जानते हैं। और ये मध्यम वर्ग जो था ये पूरी तरीके से क्या था, राजतंत्र का विरोधी था। और इन लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया यूरोप में क्रांति की भावना को जगाने के लिए। तो अब हम बढ़ते हैं अपने रोमानीवाद की तरफ। तो रोमानीवाद, इसके अंतर्गत हमारे कवि आते हैं, हमारे कलाकार आते हैं। ठीक है, तो जो कवि और जो लेखक थे इन्होंने ना देशभक्ति से रिलेटेड बहुत सारी कहानियाँ लिखी, कविताएं लिखी। ठीक है, क्या क्या लिखे, कहानियाँ लिखी, कविताएं लिखी, नाटक लिखे, जिनका प्रदर्शन जो कलाकार है वो गली चौराहों पर करते थे, जिन्हें लोग देखते थे और उनके अंदर भी देश के प्रति प्रेम की भावना जागती थी और उन्होंने राष्ट्रवादी जो क्रांति थी उनमें भाग लेना शुरू कर दिया था। तो इस तरीके से हमारा आंसर हो जाता है उपरोक्त सभी। तो ये बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में से उच्च वर्ग की या कुलीन वर्ग की विशेषताएं बताइए। यानी कि उच्च वर्ग लोगों की क्या विशेषताएं थी। तो पहला, संख्या में अधिक वे प्रभावशाली थे, बड़ी बड़ी हवेलियों के मालिक थे, फ्रेंच भाषा का प्रयोग, वैवाहिक बंधनों से जुड़े हुए। तो आइए देखते हैं हमारा आंसर क्या हो सकता है। संख्या में अधिक व प्रभुत्वशाली। देखिए दोस्तों, जो उच्च वर्ग था ये संख्या में कम था, ना कि अधिक था, परंतु हाँ ये प्रभुत्वशाली था। लेकिन इसमें है संख्या में अधिक व प्रभुत्वशाली था, तो इस तरीके से हमारा ये आंसर कट हो जाएगा क्योंकि उनकी संख्या कम थी। अब देखते हैं बड़ी बड़ी हवेलियों के मालिक। हाँ, तो जो कुलीन वर्ग थे इनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन जायदाद थी, जिन पर ये अपने दास या निम्न वर्ग से काम करवाया करते थे। और हवेलियाँ भी इनके पास बहुत ज़्यादा हुआ करती थी और बड़ी बड़ी हुआ करती थी। अब बढ़ते हैं थर्ड ऑप्शन की तरफ। थर्ड ऑप्शन है फ्रेंच भाषा का प्रयोग। तो थर्ड पॉइंट है फ्रेंच भाषा का प्रयोग। तो जो उच्च वर्ग है ये फ्रेंच भाषा का बोलना या फ्रेंच लैंग्वेज को बोलना एक तरीके से गर्व की भाषा मानते थे, तो इसलिए उसका प्रयोग करते थे। फोर्थ पॉइंट है वैवाहिक बंधनों से जुड़े हुए। हाँ, तो ये एक तरीके से एक तो संख्या में कम थे, तो जब भी अपने बच्चों की शादी करते थे तो उच्च वर्ग में ही करते थे। तो ये किसी ना किसी तरीके से आपस में कनेक्ट थे एक दूसरे से वैवाहिक संबंधों या रिश्तों के कारण। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन हो जाता है ख ग घ। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, 1833 में जर्मन में कपड़ों को मापने का पैमाना क्या था। यानी कि कपड़े की मापने की यूनिट क्या थी 1833 में। जिस तरीके से अब हम कपड़े को सेंटीमीटर या मीटर में मापते हैं,
तो 1833 में जर्मन में किस तरीके से मापा जाता था कपड़ों को? तो हमारा आंसर हो जाएगा एले, क्योंकि मेजे, न्यूरेमबर्ग ये एक तरीके के शहरों के नाम है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, तो एले हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जो एले एक ऐसी यूनिट थी जिसका मान हर जगह पर चेंज होता था। जैसे कि अगर मैं किसी जगह पे 55.1 सेंटीमीटर कपड़ा खरीदूँ, तो ये अगर मैं इसी कपड़े को 55.1 सेंटीमीटर वाले कपड़े को अगर मैं किसी दूसरे साम्राज्य में ले जाऊँ तो ये 55.7 सेंटीमीटर हो जाता था। अगर मैं इसी कपड़े को किसी दूसरे साम्राज्य में ले जाऊँ तो ये 56.1 सेंटीमीटर भी हो सकता था। यानी कि ये एले का जो मान था वो निश्चित नहीं था, ये हर जगह पर चेंज हो जाता था, तो इसलिए वहाँ की जो जनता थी वो इससे परेशान भी थी। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदारवादी राष्ट्रवादी की भावना क्या थी? यानी जो उदारवाद जो लोग थे उनकी क्या भावना थी, वो क्या सोचते थे? तो हमारे ऑप्शन है व्यक्ति की स्वतंत्रता और कानून के समक्ष समानता। तो जो उदारवादी लोग क्या थे, आज़ाद ख्यालों के थे, वो चाहते थे कि हमारे हर व्यक्ति को स्वतंत्रता मिले और कानून के समक्ष सब बराबर हो, तो हमारी ऑप्शन सही है। सेकंड है वो राजतंत्र के इच्छुक थे, बिल्कुल भी नहीं। जो उदारवादी लोग थे वो आज़ाद होना चाहते थे, राजतंत्र के कट्टर विरोधी थे। वो चाहते थे कि संविधान के द्वारा एक संविधान हो जिसके द्वारा हमारा शासन चलाया जाए। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। हमारा अगला पॉइंट है प्रेस की आज़ादी और निजी संपत्ति की सुरक्षा। तो हाँ, उदारवादी चाहते थे कि प्रेस को या न्यूज़ चैनलों को एक तरीके से ना मुक्ति मिले, क्योंकि ये राजा क्या करते थे, प्रेस पर सेंसरशिप लगाते थे, जिसके कारण वो राजा जैसा है, जैसी गतिविधियां कर रहा है उसको नहीं लिख पाते थे, उसके बारे में उन्हें अच्छा लिखना पड़ता था, चाहे राजा कैसा भी हो। तो इसलिए वो चाहते थे कि प्रेस को आज़ादी मिले, ताकि राजा जैसा है वैसा ही वो उन्हें अपने भाषणों में, अपने लेखों में दर्शा सके। और निजी संपत्ति की सुरक्षा, तो उदारवादी चाहते थे सभी को अपने अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार धन रखने का वो अधिकार मिले, उस पर किसी भी प्रकार से राजा का शासन ना हो। हमारा अगला पॉइंट है मुक्त व्यापार के समर्थक। तो हाँ, जो उदारवादी लोग हैं वो चाहते थे कि हमें मुक्त रूप से व्यापार कर सके, ना कि राजा हमें बताए कि हमें किस साम्राज्य से व्यापार करना है। तो इसलिए जो उदारवादी लोग हैं वो चाहते थे कि हमें मुक्त बाजार करने का या मुक्त व्यापार करने का अवसर मिले। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन हो जाता है कै, गै और घै। तो हमारा ऑप्शन होगा कै, गै और घै, तो आंसर हमारा सी। तो आइए बढ़ते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, प्रसा में 1834 में शुरू हुई जोल वेराइन संघ संबोधित करती है। देखिए दोस्तों, हमारे इसके ऑप्शन है ट्रेड यूनियन, सीमा शुल्क संघ, श्रमिक संघ या किसान संघ। तो हमारा इसका आंसर होगा सीमा शुल्क संघ। देखिए दोस्तों, जो प्रशा है उसमें टैक्स को रोकने के लिए, अधिक टैक्स को रोकने के लिए एक संघ बनाया गया था, जोल वेराइन संघ, जिसने क्या किया था, जो सीमा पर जो कर लगता था, सीमा पर लगने वाला कर जो था, लगने वाला कर, उसको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। और पहले जिस तरीके से हमारे पास आज 1 रुपया होता है, उसी तरीके से ना उस समय पर जो उनकी मुद्राएं थी वो 30 प्रकार की थी, जिससे वो लोग बहुत ही परेशान रहते थे। तो इस संघ ने क्या किया, उन मुद्राओं की संख्या 2 कर दी, यानी कि मान के चले 1 रुपया भी कर दिया और डॉलर भी कर दिया। लेकिन पहले क्या था, रुपया भी था, डॉलर भी था और भी अनेक मुद्राएं थी। तो इस तरीके से जो हमारा जो जोल वेराइन संघ है, इसका काम क्या था, सीमा पर जो शुल्क है, जो कर है, उसको समाप्त करना और जो मुद्राएं हैं उनकी संख्या कम करना। तो आइए बढ़ते हैं हमारे 6th क्वेश्चन की तरफ। देखिए, हमारा 6th क्वेश्चन है, नेपोलियन की हार किस युद्ध में हुई थी? तो हमारे पास ऑप्शन है वाटरलू का युद्ध, ट्रफलगार का युद्ध, ऑस्ट्रेलिस का युद्ध, कोई भी नहीं। तो हमारा इसका आंसर हो जाता है वाटरलू का युद्ध, क्योंकि 1815 में नेपोलियन ने
वाटरलू नामक स्थान पर युद्ध किया था, जिसके कारण इसे हम वाटरलू का युद्ध भी बोलते हैं, जिसमें नेपोलियन की हार हुई थी। तो इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो अब हम बढ़ते हैं अपने 7th क्वेश्चन की तरफ। हमारा 7th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समूह ने नेपोलियन को हराया था। देखिए दोस्तों, यूरोप में जैसे ही नेपोलियन ने अपने पैर पसारने शुरू किए तो वो अनेकों शासकों से, अनेक साम्राज्यों के साथ लड़ा, लेकिन उसने एक गलती कर दी, वो ब्रिटेन से लड़ने चला गया। अब उसे तो पता ही नहीं था कि ब्रिटेन के साथ ऑस्ट्रिया, प्रुसिया, रूस जैसे शक्तिशाली 4 देश भी हैं, 3 देश और मतलब जुड़े हुए हैं। ये जैसे ही इनके साथ युद्ध करने गया, क्या हुआ, नेपोलियन की हार हो गई। अब जो ये हार हुई, ये किस स्थान पर हुई, वाटरलू के स्थान पर। कब हुई, 1815 में। और जब इसकी हार हुई तो इसने क्या किया, ब्रिटेन, प्रुसिया, रूस ने क्या किया, नेपोलियन को बंदी बना दिया और जेल में डाल दिया, और क्या किया, नेपोलियन के शासन को समाप्त कर दिया। तो इस हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अपने 8th क्वेश्चन की तरफ। हमारा 8th क्वेश्चन है, वियना संधि कब हुई थी। तो हमारे पास ऑप्शन 1815, 1789, 1804 तो 1812। देखिए दोस्तों, हमने फर्स्ट वीडियो में नेपोलियन कोड के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने जाना था कि नेपोलियन ने फ्रांस में क्या क्या बदलाव किए थे। ठीक है, तो वियना संधि के कारण क्या हुआ कि नेपोलियन ने जितने भी बदलाव किए थे, ठीक है, नेपोलियन कोड के द्वारा नेपोलियन ने जितने भी बदलाव किए, उन्हें क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। नेपोलियन ने जितने भी बदलाव किए उसे समाप्त कर दिया गया। और ये कब किया गया, 1815 में। देखिए दोस्तों, हमारा इसका आंसर 1815 इसलिए हो जाता है क्योंकि नेपोलियन की हार भी 1815 में हुई थी, और इसके तुरंत बाद ही वियना संधि की बैठक हुई थी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने 9th क्वेश्चन की तरफ। हमारा 9th क्वेश्चन है, वियना सम्मेलन के चांसलर कौन थे। तो पहले दोस्तों समझ लेते हैं चांसलर कौन था। तो देखिए दोस्तों, जिस प्रकार से आज हमारे देश में पीएम के पास जितनी शक्तियाँ होती है, तो उस समय पर चांसलर भी एक शक्तिशाली व्यक्ति होता था। तो जब वाटरलू का युद्ध हुआ तो नेपोलियन की हार के बाद एक सम्मेलन किया गया था 1815 में ही। तो उस सम्मेलन के चांसलर कौन थे। तो हमारे पास ऑप्शन है कावूर, डेला क्रोवा, ड्यूक मेटरनिक या जोसेपी। तो हमारे पास देखो, कावूर जो हैं वो 1813 से लेके 1848 तक इटली के, जर्मनी के मुख्यमंत्री थे, तो ये हो नहीं सकता। जो डेला क्रोवा थे ये एक कलाकार थे, तो ये भी नहीं है। अब जो सेपे मैसेनी है ये एक इटली क्रांतिकारी और ड्यूक मेटरनिक के या वियना सम्मेलन के चांसलर के विरोधी थे। तो हमारा ऑप्शन हो जाता है, क्या हो जाता है हमारा ऑप्शन सी। वियना सम्मेलन के चांसलर कौन थे, ड्यूक मेटरनिक, जो कहाँ के थे, ये ऑस्ट्रिया के थे। ठीक है, ये ड्यूक मेटरनिक कहाँ के थे, ऑस्ट्रिया के, और ये वियना सम्मेलन के चांसलर भी रह चुके थे। चलो बढ़ते हैं हम अपने 10th क्वेश्चन की तरफ। हमारा 10th क्वेश्चन है, वियना संधि के उद्देश्य क्या थे। यानी कि वियना 1815 में जो वियना संधि हुई थी, उस सम्मेलन का मेन क्या उद्देश्य था। तो ऑप्शन देखते हैं। हमारे ऑप्शन है, फ्रांस की सीमाओं पर राज्य कायम करना, बुर्बो वंश की वापसी, राजतंत्र की स्थापना या उपरोक्त सभी। तो देखिए दोस्तों, जो नेपोलियन ने जब अपने पैर पसारे थे, फ्रांस का विस्तार करना स्टार्ट कर दिया था, तो जैसे ही नेपोलियन की हार हुई तो जो बाकी साम्राज्य थे, जैसे कि प्रुसिया, रूस, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन, इनका मेन तो उद्देश्य यही था कि फ्रांस की विस्तार को रोकना। इसलिए उन्होंने इसके विस्तार को रोकने के लिए क्या किया, जैसे ये फ्रांस है तो इसके साइड में भी सीमाओं पर भी कई राज्य या साम्राज्य कायम कर दिए,
ताकि फ्रांस में अगर कोई भी राष्ट्रवादी भावना उठे तो उसे दबाया जा सके, यानी पूर्णतः फ्रांस पर निगरानी रखी जा सके। ठीक है, तो उन्होंने राज्य कायम किया। दूसरा, बुर्बो वंश की वापसी। जब 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी बुर्बो वंश के खिलाफ, तो वहाँ के लोगों ने बुर्बो वंश को समाप्त कर दिया था। लेकिन वियना संधि के दौरान क्या हुआ, वापस से बुर्बो वंश को लाया गया, यानी कि लुई 16 के वंशज थे, लुई 18, इनको लाया गया, तो वापस बुर्बो वंश की स्थापना हो गई। और बुर्बो वंश जो था उसने फिर से पूरे यूरोप पे, पूरे फ्रांस पर राजतंत्र को स्थापित कर दिया। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन डी, क्योंकि फ्रांस की सीमाओं पर राज्य कायम किया था, बुर्बो वंश की वापसी भी हुई और राजतंत्र की स्थापना भी हो गई। तो हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो ये बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूढ़िवाद की पुनर्स्थापना में सहायक घटनाएं क्या थी। यानी कि दोस्तों, जिस प्रकार से हमने उदारीकरण के बारे में जाना था कि उदारीकरण का मतलब क्या होता है, आज़ाद ख्यालों वाला, तो अब हम रूढ़िवादी का जानते हैं कि रूढ़िवाद का मतलब होता है पुरानी ख्यालों वाला, पुरानी परंपराओं से जुड़ा हुआ इंसान। वो नहीं चाहता कि बदलाव एकदम हो, वो नई सोच को नहीं चाहता। तो उसी तरीके से रूढ़िवाद की पुनर्स्थापना में सहायक घटनाएं क्या थी, यानी कि हमारे पास ऑप्शन है नेपोलियन की हार, वियना संधि, मेटरनिक व्यवस्था या उपरोक्त सभी। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही नेपोलियन की हार हुई तो वहाँ पर क्या हुआ, नेपोलियन ने जितने भी बदलाव किए थे वो सभी क्या हो गए, समाप्त कर दिए गए। और वापस जैसे ही वहाँ पे समाप्त हुई तो वहाँ पर क्या हो गया, राजतंत्र आ गया। राजतंत्र तो वैसे नेपोलियन ने भी कर रखा था, पर उसने एक निरंकुश राजा नहीं था, वो उसने किसी को प्रताड़ना नहीं दी थी, उनको बहुत सारी सुविधाएं भी दी थी। पर नेपोलियन की हार के बाद पूर्णतः निरंकुश राजा का शासन हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, वियना संधि। वियना संधि एक मुख्य घटना थी, क्योंकि इसमें नेपोलियन द्वारा जितने भी बदलाव थे उसको समाप्त कर दिया गया और वापस से बुर्बो वंश को लाया गया, वापस से बुर्बो वंश को स्थापित कर दिया गया और राजतंत्र बना दिया गया। और एक है मेटरनिक व्यवस्था। ये व्यवस्था मेटरनिक जो वियना संधि के चांसलर थे, ड्यूक मेटरनिक, जिनका पूरा नाम ड्यूक मेटरनिक था, इनका मानना था कि अगर आप किसी भी देश पर, साम्राज्य पर राज कर रहे हो तो उस पर राज इस तरीके से करो कि वहाँ पर लंबे समय तक शासन भी कर सको और बदलाव भी ना हो। यानी कि ये पूरी तरीके से जो मेटरनिक है पूरी तरीके से किसके समर्थक थे, राजतंत्र के। तो इस हिसाब से जो हमारा आंसर है वो क्या हो जाता है, उपरोक्त सभी, आंसर डी। क्योंकि नेपोलियन की हार हुई, सारी नेपोलियन कोड की जितने भी बदलाव थे वो सब समाप्त हो गए। वियना संधि के दौरान भी सारे बदलाव नेपोलियन द्वारा वो बिल्कुल समाप्त कर दिए गए और राजतंत्र को ला दिया गया। और मेटरनिक व्यवस्था यही कहती थी कि अगर आप शासन कर रहे हो तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, यानी कि पुरानी चीज़ें लगी रहें। और हमारी रूढ़िवाद जो सोच थी वो राजतंत्र के समर्थन में थी। तो इस हिसाब से हमारा आंसर डी हो जाता है। तो आइए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 12th क्वेश्चन है, शासन करो और कोई परिवर्तन ना होने दो, यह कथन किसका है। तो हम इसकी बात अभी पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं। तो हमारे पास ऑप्शन है मेज़िनी, मारियान, गैरिबाल्डी या मेटरनिक। तो हमारा इसका आंसर होगा मेटरनिक। ड्यूक मेटरनिक का मानना था कि शासन इस तरीके से करना चाहिए कि कोई परिवर्तन भी ना हो और हमारा राज भी लंबे समय तक हो सके। वैसे मैज़िनी के बारे में भी हम जान चुके कि ये इटली के क्रांतिकारी थे। मेरियान जिस तरीके से हमारी भारत माता की एक काल्पनिक छवि है, उसी तरीके से मेरियान भी एक काल्पनिक छवि थी। और गैरिबाल्डी एक लेखक, कवि और या एक आर्मी मैन, ये तीनों रह चुके थे। तो हमारा 13 क्वेश्चन है, मेटरनिक व्यवस्था क्या थी। यानी कि जो ड्यूक मेटरनिक थे उन्होंने किस प्रकार से राज करना
चाहा था या वो किस प्रकार से राज करते थे। तो पहला तो हमने पहले ही बात कर चुके हैं कि जो ड्यूक मेटरनिक है वो राजतंत्र के समर्थक हैं। दूसरा प्रेस सेंसरशिप, यानी कि उन्होंने क्या किया था, वो एक तरीके से राजतंत्र के समर्थक थे। तो नहीं, कोई भी राजा ये नहीं चाहेगा कि उनकी जो प्रजा है, जो उनकी जनता है, वो उनके खिलाफ आवाज़ उठाए। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, प्रेस सेंसरशिप को लगा दिया ताकि कोई भी प्रेस उनके खिलाफ भड़काऊ भाषण को ना लिख सके, उनके बारे में भड़काऊ चीज़ें ना लिख सके। ठीक है। फिर हमारा ऑप्शन है सी, क्रांतिकारियों की भावना के समर्थक। तो हमारा ये ऑप्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि मेटरनिक अगर क्रांतिकारियों की भावना को समर्थन देंगे तो वहाँ पे राष्ट्रवादी भावना पनप सकती है और जिसके कारण कोई भी राज्य ख़त्म हो सकता है। तो इसलिए वो ये गलती कभी नहीं करेंगे। तो हमारा ये क्या जो है, या जो थर्ड ऑप्शन है वो ख़त्म हो जाता है। अब हम आते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ। हमारा फोर्थ पॉइंट है यूरोप में 1815 से 1848 का समय। देखिए दोस्तों, जो मेटरनिक है इसका जो यूरोप में शासन है 1815 से 1848 का समय था। इसको हम मेटरनिक युग के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं हम इस युग को? हम 1815 से 1848 के युग को मेटरनिक युग या मेटरनिक व्यवस्था के युग के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्योंकि इतने टाइम पीरियड तक मेटरनिक का यूरोप पर शासन था। तो इस हिसाब से हम देख लेते हैं हमारे आंसर क्या होगा। हमारा कै, ख और घ, कै, ख और कै, ख और घ। तो हमारे इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाता है सी। ठीक है, आइए बढ़ते हैं हम अपने 14th क्वेश्चन की तरफ। हमारा 14th क्वेश्चन है ज्यूसेप्पे मैत्सेनी कौन थे? हमारे पास ऑप्शन है सैनिक, इटली क्रांतिकारी, लिगुरिया क्रांति पर बहिष्कृत होने वाला व्यक्ति, या बी और सी दोनों। तो हमारा आंसर हो जाता है बी और सी दोनों। देखिए दोस्तों, जो ज्यूसेप्पे मैत्सेनी है ये मेटरनिक के कट्टर विरोधी थे। कट्टर विरोधी थे। ये उनके विरोधी इसलिए थे क्योंकि जो ज्यूसेप्पे है ये इटली को इकट्ठा करना चाहते थे, क्योंकि पहले जो इटली है वो कई भागों में, 3 भागों में बटी हुई थी, जिससे ये एकीकरण करना चाहते थे। और मेटरनिक बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहता था। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, ज्यूसेप्पे मैत्सेनी है, इन्होंने यंग यूरोप और यंग इटली जैसी कई संस्थाएं भी खोली। ठीक है, कई संगठन बनाए जिनका मुख्य काम क्या था, इटली का एकीकरण करना। क्या काम था इनका मुख्य? इटली का एकीकरण करना। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं इनके में को ये कौन थे। तो ये एक इटली के क्रांतिकारी थे जिनका जन्म 1807 में जेनोवा में हुआ था। ठीक है, और इन्होंने यंग इटली और यंग यूरोप जैसे संगठनों की स्थापना भी की थी। और ये लिगुरिया क्रांति पर बहिष्कृत होने वाले व्यक्ति भी थे। और एक ये कार्बोनरी जो इनका एक संगठन था जो पूरी तरीके से उग्रवादी था। यानी उग्रवादी का मतलब है कि वो हमेशा मतलब विरोध करने में बहुत एक्टिव या सक्रिय थे। तो उनके भी ये एक सदस्य रह चुके हैं। तो हमारा ऑप्शन हो जाता है बी और सी। तो हमारे जो ज्यूसेप्पे मैत्सेनी हैं वो इटली के क्रांतिकारी भी थे और लिगुरिया क्रांति पर बहिष्कृत होने वाले एक व्यक्ति भी थे। और इन्होंने यंग इटली और यंग यूरोप की स्थापना भी की थी। तो ये बढ़ते हैं हमारे अपने 15 और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 15 क्वेश्चन है ज्यूसेप्पे मैत्सेनी को सामाजिक व्यवस्था का दुश्मन कहा? मेटरनिक ने, कार्ल कैस्पर ने, यूजीन ने, या कावुर ने? तो हमारा आंसर हो जाता है मेटरनिक। हमारा आंसर क्या होगा? मेटरनिक, क्योंकि ज्यूसेप्पे मैत्सेनी पूरी तरीके से मेटरनिक के विरोधी थे और मेटरनिक बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि इटली का एकीकरण हो
और जोसेपे मैसेनी की इच्छा थी कि वो इटली को एक कर सके। तो इसलिए जो मेटरनिक है वो जोसेपे मैसेनी को सामाजिक व्यवस्था का दुश्मन मानते थे, क्योंकि वो किसी भी तरीके का प्रयास कर चुके थे और जोसेपे मैसेनी को नहीं रोक पाए थे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।